एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार ज्ञान मंत्रा में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ बातें एटम के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि जो पहली बात एटम के बारे में जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो एटम के जो खोजकर्ता हैं वो माने जाते हैं जॉन डॉल्टन को। दूसरी ये बात है कि जो एटम है वो इंडिपेंडेंट स्टेट में कभी नहीं मिलते। और फिर ये है कि किसी भी पदार्थ यानी सब्सटेंस की जो बेसिक यूनिट है वो एटम्स होती है। इसका मतलब ये है कि जो सब्सटेंस है वो एटम से मिलके हुए बने हुए होते हैं। उससे आगे है कि जो रेडियस है, एटम की जो रेडियस होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर की। इससे आगे है कि जो न्यूक्लियस, हर एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। और जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है, जो बराबर होता है एक फर्मी के। तो 10⁻⁻15 मीटर को फर्मी भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एटम की रेडियस है वो 10⁵ टाइम बड़ी है न्यूक्लियस की रेडियस से। इससे आगे है कि जो एटम है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। पहले जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा देते हैं, ई के ऊपर माइनस साइन लगा के ऐसे डिनोट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को। और पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए P+ ऐसे करके प्रोटॉन को डिनोट कर देते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए सिंपली न्यूट्रॉन को N से लिख देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता है वो माने जाते हैं J.J. थॉमसन को। और जो प्रोटॉन की जो खोज करता है वो गोल्डस्टीन को माना जाता है। और प्रोटॉन की खोज करता तो गोल्डस्टीन को कहा जाता है, लेकिन जो प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया था ना, उसका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया था। उससे आगे है एटम का जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की जो खोज करता है वो माने जाते हैं जेम्स चैडविक को। इससे आगे हैं इन तीनों पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इनका जो पहला कंपैरिजन है वो चार्ज में है। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कुलाम। ये जो कुलाम है ये चार्ज की ऐसा यूनिट होती है। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, इसकी चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है और प्रोटॉन में उतना ही चार्ज प्लस के साथ आता है कि 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कुलाम। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 0। इससे आगे है मास। मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो 9.1 इंटू में 10⁻13 किलोग्राम होता है। अगर इसको हम ग्राम में लिखें तो यह आ जाएगा 9.1 इंटू में 10⁻28 ग्राम। जो और प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होता है, वो होता है 1.6 इंटू में 10⁻17 किलोग्राम। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास होता है इक्वल होता है। और उससे आगे है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के अंदर न्यूक्लियस की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही मिलते हैं और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर ही मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। उससे आगे है पॉजिट्रॉन, एक पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन के पार्टिकल के खोज करता है वो माने जाते हैं एंडरसन को। जो पॉजिट्रॉन होता है ये एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, इसलिए जो सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसे ही होती हैं पॉजिट्रॉन की। लेकिन इसका जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, लेकिन पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होता है वो प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। और सारी प्रॉपर्टीज इसकी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की दोनों की सेम होती हैं। और मास होता है इसका इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है 9.1 इंटू में 10⁻13 किलोग्राम। इससे आगे है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए और कुछ एटॉमिक मॉडल आए थे। जो पहला मॉडल आया था वो डाल्टन मॉडल आया था जो 1803 के अंदर आया था। दूसरा मॉडल आया था थॉम्सन मॉडल जो 1903 के अंदर आया था। उससे आगे था रदरफोर्ड मॉडल जो 1911 के अंदर आया था। फिर आया था नेल बोर मॉडल एटम आया था। अब जो पहला है वो डाल्टन मॉडल है। इसमें बताया गया था कि कोई भी जो सब्सटेंस है यानी कि पदार्थ है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके हुए बना हुआ होता है। उन पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। ये कहा था डोल्टन ने। और फिर उससे आगे दूसरी बात कही थी डोल्टन मॉडल के अंदर कि जो एटम का है ना विभाजन नहीं हो सकता, यानी एटम्स एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम से छोटा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, ये डोल्टन ने कहा था। इससे आगे आया था J.J. थॉम्सन
मॉडल आया था। जे थॉम्सन मॉडल और अब ये डाल्टन मॉडल था ना, ये गलत साबित हुआ। फिर उसके बाद में दूसरा मॉडल आया जो आया जे थॉम्सन मॉडल। जे थॉम्सन मॉडल ने क्या कहा, इसने तो कहा था कि एटम है वो इंडिविजिबल है, यानी उसका विभाजन नहीं हो सकता। लेकिन जे थॉम्सन मॉडल ने कहा कि जो एटम है वो डिविजिबल है, डिविजिबल है एटम, और इसके अंदर तीन ही टाइप के पार्टिकल और पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसने कहा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्ट होता है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जे थॉम्सन ने कहा था। फिर उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज पार्ट है, उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। उसी आ गया है रदरफोर्ड मॉडल जो 1911 के अंदर आया था। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर जो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसके अंदर इसने रदरफोर्ड ने एक गोल्ड की फॉयल ली थी जिसकी थिकनेस थी 0.004 सेंटीमीटर, इतनी थिकनेस थी उसकी। इसमें क्या था, इसने एक गोल्ड फॉयल ली और उसके ऊपर क्या करवाया, अल्फा रेज जो हैं इनकी बम्बारमेंट करवा दी। जो अल्फा रेज होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की रेज होती हैं। अल्फा का मतलब होता है कि अल्फा पार्टिकल का मतलब है कि अगर हीलियम एटम में से दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो हमें अल्फा पार्टिकल प्राप्त होता है। तो इसमें क्या था कि जो अल्फा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, इसमें गोल्ड फॉइल के ऊपर इसकी बम्बारमेंट करवाई गई। तो बम्बारमेंट करवाई गई तब क्या था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और न्यूक्लियस में भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तब ये देखा गया कि जो रेज आ रही थी अल्फा रेज की, जो इसके बिल्कुल आउटसाइड में थी वो रेज तो सीधी निकल के जा रही थी, और जो बिल्कुल थोड़े से न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में थी ना, वो रेज थोड़ी सी इससे डिफ्लेक्ट होकर रिपेल हो रही थी, क्योंकि अल्फा के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, इसलिए जो अल्फा रेज थी वो थोड़ी सी रिपेल होके जा रही थी जो इसके पास से गुजर रही थी वो। लेकिन एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि कुछ रेज ऐसी भी थी जो सीधा जाने के बाद में टकरा के वापस ही उसी पाथ पे आ रही थी। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे जो कोई रेज है जाके वापस आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है बीच में जो डेंस है, जो जिससे टकरा के रेज वापस आई है। फिर इसके बारे में स्टडी किया गया कि जो पार्ट है जिससे टकरा के वापस आ रही है, इस पार्ट को फिर न्यूक्लियस बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन थी, वो ये थी कि जो एटम है वो एक तो स्फेरिकल होता है, ये था। दूसरा ये था कि एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो होलो होता है। फिर आगे ये था कि एटम में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस होता है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और न्यूक्लियस भी होता है। उससे आगे ये था कि न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज का 10⁵ टाइम कम है, यानी कि जो डेंस पार्ट था वो एक बहुत ही छोटा पार्ट है। और इसके अंदर क्या था, ज़्यादातर जो मास है ना एटम का, वो इसी पार्ट न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता था, सबसे ज़्यादा डेंस पार्ट होता है एटम का। और लगभग एटम पूरी तरह से होलो होता है, ऑलमोस्ट होलो होता है, जो मास एग्जिस्ट करता है वो सारा न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। ये सब इस एक्सपेरिमेंट की ही ऑब्जर्वेशन थी। उससे आगे है इस एक्सपेरिमेंट की जो कमी थी वो क्या रही। इस एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस की खोज हुई थी और न्यूक्लियस एटम का डेंस पार्ट है, ये भी सभी सी एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन थी। उससे आगे है कि जो इस कमी क्या थी इस मॉडल की, इस मॉडल ने ये नहीं बताया कि जो एटम है वो स्टेबल क्यों है, ये इस मॉडल की कमी थी। उससे आगे आया था फिर नील बोर मॉडल जो 1913 में आया था। इसने बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया, और इसने बताया कि जो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट होते हैं जिनको इसने KLMN ऑर्बिट से नाम दिया गया। और इसने बताया कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते हैं। ये जो ऑर्बिट हैं इनके अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं और इनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये बताया था सबसे पहले नील बोर ने ही बताया था। फिर उसने बताया कि जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं में, डिफरेंट एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो भी डिफरेंट होती है। फिर बताया कि समान एनर्जी लेवल में एक्सेलरेटेड मोशन, कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, उसके बावजूद भी जो इलेक्ट्रॉन है ना तो एनर्जी रिलीज करते हैं ऑर्बिट में घूमते हुए और ना ही एनर्जी को गेन करते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, जो एटम होते हैं वो स्टेबल रहते हैं। उससे आगे था कि जो सभी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है। जैसे पहले ऑर्बिट था के के अंदर के की ऑर्बिट की एनर्जी को मान लिया गया E1, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिक्स होती है संख्या, वो दो
होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। आगे आया था एल ऑर्बिट, उसकी एनर्जी मान ली E2, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिली 8। फिर एम ऑर्बिट, उसकी एनर्जी मान ली E3, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 18। फिर होता है एन ऑर्बिट, उसके अंदर एनर्जी मान ली E4, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 32। और उससे आगे आए कि ये जो चारों एनर्जी है E1 E2 E3 E4, इन्हें बताया कि सबसे कम एनर्जी होती है जो पहला ऑर्बिट होता है उसकी सबसे कम होती है। उससे आगे एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। अब उससे आगे बताया कि जो सम ये तो एनर्जी ऑर्बिट थे, उससे आगे आए सब ऑर्बिटल आई। सब ऑर्बिट में आया कि एस होता है कि सब ऑर्बिटल SPDF, ये क्या सब ऑर्बिटल आए। तो S इज इक्वल टू 2, यानी कि जो एस ऑर्बिट है वो सब ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या है एक स्फेरिकल शेप। एस ऑर्बिट जो होता है ये स्फेरिकल शेप का होता है। उसके बाद में बताया कि जो P है, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो P की जो शेप है पी सब ऑर्बिटल की, वो एक डमरू यानी डंबल जैसी शेप होती है इसकी, ऐसे डंबल जैसी शेप होती है पी ऑर्बिट सब ऑर्बिटल की। उससे आगे है डी सब ऑर्बिटल, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, और इसकी जो शेप होती है वो ऐसी होती है जो इस डायग्राम में बनाई गई है। उससे आगे आया एफ, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इससे आगे है हमारे आज के 2 क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रोटॉन का जो नाम है प्रोटॉन, ये सबसे पहले किसने दिया था। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में सबसे पहले कौन सी मॉडल ने बताया था। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।